Chapters 1069 Heavenly Court, 1070 Sacrifice a Rook to Save the King, 1071 Selling Immortal Goo. Chapter Start, Chapter 1069 Heavenly Court. एक तितली ने अपने पंख फड़फड़ाए, वो ऊपर नीचे उड़ती रही और उसके खूबसूरत पैरों के नीचे से जड़े ग्रीन रोशनी बिखरती चली गई। आखिरकार वो फेरी जी वे की पतली गोरी उंगली के सिरे पर आकर बैठ गई। फेरी जी वे ने उस जड़े तितली को गहरी नजर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो यह है फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल? बिल्कुल सही, उसके पास खड़ी एक बुद्धि गू इमॉर्टल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। ये बुद्धि औरत झुकी हुई थी, उसकी पीठ निकली हुई थी, उसके बाल गेहूं की तरह पीले चेहरे पर झुर्रियां थी और ईनी धुंधली। उसने भौर पीले रंग का चोगा पहना हुआ था और उसकी कमर के चारों तरफ रेत की एक पट्टी बंधी थी। फेरी जी वे उसकी तरफ मुड़ी और तय दिल से शुक्रिया अदा करते हुए बोली, सिर्फ एक रैंक 6 इमॉर्टल गू के लिए आप जैसे रिफाइनमेंट पाथ के ग्रेट ग्रैंड मास्टर को तकलीफ उठानी पड़ी, ग्रैनी शाह। यह तो इस गू का सौभाग्य है। ये बुद्धि गू इमॉर्टल हेवनली कोर्ट की मेंबर थी और हाल ही में नींद से जागी थी। उसका कल्टिवेशन लेवल रैंक 8 था, वो कई हजार साल की थी, उसकी उम्र का कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन हेवनली कोर्ट में ऐसे पुराने लोग थे। पर उसका रिफाइनमेंट पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर होना एक बहुत हाई रेयर बात थी। फेरी जी वे को थोड़ा और पता था। वो एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल थी और छोटे छोटे सुरागों से बड़े बड़े राज खोल सकती थी। वो जानती थी कि इस ग्रैनी शाह के पास बहुत कम जिंदगी बची थी और अपनी मौत को टालने के लिए यूज हेवनली कोर्ट में सोना पड़ता था। लेकिन वो और हेवन ओवरसीइंग टावर लॉर्ड एक हाई जनरेशन के यहां तक कि अपनी जवानी के दिनों में उनका रिश्ता भी था। यीटियन माउंटेन की लड़ाई के दौरान हेवन ओवरसीइंग टावर लॉर्ड ने अपनी कुर्बानी दे दी और मारा गया। इस खबर से ग्रैनी शाह को झटका लगा और उसने खुद ही अपनी नींद तोड़कर जागने का फैसला किया। ग्रैनी शाह ने फेरी जी वे के हाथ में फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को देखते हुए एक गहरी सांस ली। अरे मैं तो एक बुढ़िया हूं जिसका एक पैर काबर में है, इसमें सौभाग्य की क्या बात है? खैर, इस बार फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल रिफाइन करके क्या मैं सच में यूएस फैंग युआन को पकड़ने में तुम्हारी मदद कर पाऊंगी? फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को रिफाइन करने के लिए एक बहुत जरूरी इमॉर्टल मटेरियल की जरूरत थी, इमेमोरियल एरा की रोशनी। इस दौर तक ये रोशनी आम गू इमॉर्टल्स को नहीं मिल सकती थी, लेकिन हेवनली कोर्ट इसका एक्सेप्शन था। ये दुनिया की नंबर 1 गू इमॉर्टल ऑर्गेनाइजेशन थी, रिमोट एंटिक्विटी इरा से मौजूद, और पूरी हिस्ट्री में इसने एक लीडिंग रोल निभाया था, सभी 5 रीजन्स को घमंड से नीचा देखते हुए। विंड क्लाउड मैनर तो हेवनली कोर्ट के अंडर आने वाला सिर्फ एक सेक्ट था, लेकिन उनके पास भी इमेमोरियल एरा की रोशनी इन्वेंट्री में थी, तो हेवनली कोर्ट के अपने खजाने में तो यकीनन और भी ज्यादा होगी। इसलिए ग्रैनी शाह बिना इमॉर्टल मटेरियल्स की कमी के फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को जल्द से जल्द रिफाइन कर सकी। ये थी हेवनली कोर्ट की नींव, जो 30 लाख सालों से टिकी हुई थी। ग्रैनी शाह के सवाल पर फेरी जी वे मुस्कुराए, ये मेरे डिडक्शन का नतीजा है, मैं 60% श्योर हूं। ग्रैनी शाह की एड में हैरानी की एक झलक आई, तुम और टावर लॉर्ड दोनों एक हाई लेवल के विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स हो, अगर 60% एश्योरेंस है तो कोशिश करना तो बनता है। फेरी जी वे ने हल्के से सिर हिलाया, सच कहूं तो मैं इसलिए डिड्यूस कर पाई क्योंकि किस्मत ने मेरा साथ दिया, मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई थी। फैंग युआन के पास फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल और स्प्रिंग ऑटम सकाडा है, ये अब कोई राज नहीं है। कुछ वक्त पहले हमने एक डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल गोंग सन लियांग को पकड़ा था और उससे हमें उस बॉस के बारे में पता चला जिसने उससे गू उधार लिया था। उसके बाद हमने अनकई जगहों की जांच की जहां फैंग युआन हो सकता था, उनमें से एक पोर्ट रिवर भी था। विंड क्लाउड मैनर में गू इमॉर्टल फंग चानजी ने उनके खजाने से इमेमोरियल एरा की रोशनी चुराकर एक बहरी आदमी को बेच दी। इसलिए तुमने ये नतीजा निकला कि फैंग युआन का फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल पहले ही बर्बाद हो चुका है, सही कहा ना? ग्रैनी शाह ने पूछा। ये एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन रिजल्ट को देखते हुए हम सही थे, फेरी जी वे ने जवाब दिया। फैंग युआन के पास बहुत सारे इमॉर्टल गू हैं, स्प्रिंग ऑटम सकाडा पहले हाई सील हो चुका है, जबकि फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल अब हमारे पास है। इस तरह से उसको पकड़ना काफी आसान हो जाएगा, ग्रैनी शाह ने कहा। फेरी जी वे ने अपना सिर हिलाया, उसने हल्के से आह भरी, एक्चुअली फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ एक रैंक 6 इमॉर्टल गू है, इससे निपटने के बहुत से तरीके हैं। ये भी सही है, ग्रैनी शाह ने सहमति जताई। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को रैंक 7 या 8 तक बढ़ाना लगभग नामुमकिन है। उसके लिए इमेमोरियल एरा की इतनी ज्यादा रोशनी चाहिए कि हेवनली कोर्ट के खजाने में भी हम रैंक 7 वर्जन को रिफाइन करने की सिर्फ 3 बार कोशिश कर सकते हैं।
और जहां तक रैंक 8 फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल की बात है, वो तो अब सिर्फ इतिहास की किताबों में ही मिलेगा। इमेमोरियल एंटिक्विटी एरा के दौरान इस रोशनी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब ये एक एक्सटिंक्ट इमॉर्टल मटेरियल बन चुका था। लेकिन फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को रिफाइन करने के लिए इमेमोरियल एरा की रोशनी जरूरी थी। रैंक 6 फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल रैंक 7 गू इमॉर्टल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता था, रैंक 8 की तो बात ही छोड़ दो। इन गू इमॉर्टल्स के अंदर डाउ मार्क्स बहुत ज्यादा होते थे। उन्हें फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल से ट्रांसपोर्ट करना ऐसा था जैसे एक बच्चे से हाथी उठवाना। जब तक कोई गू इमॉर्टल स्पेस पाथ में स्पेशलाइज ना करे या कोई खास इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन ऐसी सिचुएशन बहुत हाई रेयर थी। आमतौर पर फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल रैंक 6 पर ही अटका रहता था, भले ही इसका असर बहुत बड़ा था, लेकिन रैंक 7 और 8 गू इमॉर्टल्स के लिए इसका इस्तेमाल बहुत कम था। ग्रैनी शाह ने अपनी बात जारी रखी। एक्चुअली हेवनली कोर्ट की हिस्ट्री में हमारे पास कई बार फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल रहा है। ज्यादातर सिचुएशंस में हमने उस नीचे के सेक्स को इस्तेमाल के लिए दे दिया और ट्रिब्यूलेशंस या दूसरे कारणों से वो खो गए। एक बार फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल लियांग लियांग के हाथ में था। उसने इसे रैंक 7 तक बढ़ाया। वो आदमी अकेले हाई स्पेस पाथ कल्टिवेट करता था, लेकिन इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स के हमले के दौरान वो लड़ते हुए मारा गया और रैंक 7 फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल उसी वक्त बर्बाद हो गया। रैंक 6 फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल फैंग युआन के लिए एक खजाना था, लेकिन हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स की नज़र में ये लगभग एक मामूली सी चीज थी। वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, इसलिए कई सिचुएशंस में इसे दास पुराने सेक्स को दे दिया जाता था ताकि वो इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल कर सकें और सेंट्रल कॉन्टिनेंट की सिचुएशन को कंट्रोल में रख सकें। और सोचो, उसी फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल के भरोसे फैंग युआन ने दुनिया में इतनी सारी मुसीबतें खड़ी कर दी। बात अभी भी वही थी, कोई गू वर्म सबसे मजबूत नहीं होता, सिर्फ सबसे मजबूत गू मास्टर, गू इमॉर्टल, होता है। एक गू वर्म का असर सिर्फ उस गू वर्म पर डिपेंड नहीं करता, सबसे जरूरी वजह उसका यूजर यानी गू मास्टर होता है। फेरी जी वे ने आगे कहा, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को जल्दी से रिफाइन करना और स्प्रिंग ऑटम सकाडा को सील करना, यह सिर्फ फैंग युआन के पर काटने जैसा था। असली प्रॉब्लम उसके छुपने की जगह ढूंढना है। ए फ्लैट ने अपनी पूरी ताकत से डिड्यूस करूंगी और यूज सेंट्रल कॉन्टिनेंट में ढूंढ निकलूंगी। ग्रैनी शाह, मुझे इमॉर्टल गू रिफाइन करने और हेवन ओवरसीइंग टावर को रिस्टोर करने में आपकी मदद लगेगी। ग्रैनी शाह ने सिर हिलाया और भारी आवाज में कहा, टावर लॉर्ड मर चुका है, मैं यूज बचा नहीं सकी, लेकिन मैं हेवन ओवरसीइंग टावर को दोबारा बना सकती हूं। मुझे यकीन है कि अगर यूज ये पता चला तो वो जिंदगी और मौत के दरवाजे के पीछे सुकून से आराम करेगा। अलविदा। ये कहकर ग्रैनी शाह चली गई और फेरी जी वे ने एक और गू इमॉर्टल को बुलाया, मिरियड टाइडल ड्रैगन। फंग चैन जी ने पब्लिक एसेट्स का सेल्फिश इस्तेमाल करके लगभग एक बहुत बड़ी गलती कर ही दी थी। लगता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा टाइम से शांति है, सारे सेक्स आलसी और साथ चुके हैं। ऐसे बदमाशों को हेवनली कोर्ट की इज्जत मिट्टी में मिलाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? यूज हिडन ड्रैगन केव और दी जैंग शेंग की निगरानी करने की सजा दो, पूरे 20 साल के लिए। अगर वो इविल ड्रैगन जरा सा भी हिलने में कामयाब हो गया तो ये उसकी नाकामयाबी मानी जाएगी और सजा के तौर पर हम उसकी जान ले लेंगे। फेरी जी वे ने यह कहते हुए कहा, उसकी इल्म में ठंडी चमक थी। मिरियड टाइडल ड्रैगन ने सिर हिलाया और हल्की सी चिंता से पूछा, लेकिन ओल्ड मैन बी फंग का क्या? फंग चैनजी, ओल्ड मैन बी फंग का पोता था और वो उससे बहुत लाड प्यार करते थे। सबसे जरूरी बात, ओल्ड मैन बी फंग ने इतने सालों में जो कामयाबी और बैटल स्ट्रेंथ हासिल की थी, उसके दम पर वो हेवनली कोर्ट में शामिल होकर उसका मेंबर बन सकता था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्स में से हर रैंक 8 गू इमॉर्टल हेवनली कोर्ट में शामिल होकर मेंबर नहीं बन सकता था। उसके लिए एक्सेप्शनल होना जरूरी था। फेरी जी वे मुस्कुराए, अगर ओल्ड मैन बी फंग हेवनली कोर्ट आना चाहते हैं तो मैं खुद उनका स्वागत करूंगी, लेकिन उनका पोता अब हिडन ड्रैगन केव की निगरानी करेगा और फंग छनजी के रैंक 6 कल्टिवेशन लेवल के साथ वो ये काम नहीं कर सकता। क्योंकि हेवनली कोर्ट में कोई भी यूएस झंझट को संभालने के लिए तैयार नहीं है, तो हम ओल्ड मैन बी फंग को हाई ये काम करने देंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद फेरी जी वे ने आगे कहा, मैंने तुम्हें आज यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने डिफाई के कई मेंबर्स की पहचान डिड्यूस कर ली है। मैं चाहती हूं कि तुम खुद जाकर उनमें से कुछ को पकड़ो ताकि मुझे और क्लूज मिल सकें। समझ गया, मिरियड टाइडल ड्रैगन ने ऑर्डर मान लिया। ए फ्लैट जब हेवन ओवरसीइंग टावर लॉर्ड मर चुका था, हेवनली कोर्ट की एकलौती बची हुई विजडम पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर होने के नाते
फेरी जी वे को हेवनली कोर्ट को लीड करने की जिम्मेदारी दी गई थी। एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल इस काम के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल था। ऑफ कोर्स, वो सिर्फ टेम्पररी हेवनली कोर्ट को लीड कर रही थी। हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल्स का स्टेटस बराबर का था। किसी भी रैंक 8 गु इमॉर्टल के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं थी, उन्हें सभी मामलों पर आपस में डिस्कस करना पड़ता था। हाँ, अगर उन्हें कोई इमॉर्टल वेनरेबल लीड कर रहा होता तो बात अलग होती। ग्रानी शाह हेवन ओवरसीइंग टावर को दोबारा बना रही हैं। मिरियड टाइडल ड्रैगन बाहर डफाई के मेंबर्स को पकड़ रहा है। वे लिंग यांग अंदर से हेवनली कोर्ट की जांच कर रहा है और हमारे इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स को बदल रहा है। ए फ्लैट वक्त बदल गया है, हम और गद्दारों को अंदर आने नहीं दे सकते। और अब मेन फैंग युआन की लोकेशन को डिड्यूस करने में अपनी पूरी जान लगा दूंगी। हम इस काम में देरी नहीं कर सकते। ये सोचते ही फेरी जी वे की भुएं हल्की सी उठ गईं। उसके पिछले डिडक्शन के रिजल्ट से ऐसा लग रहा था कि वो जितना ज्यादा फैंग युआन को टारगेट करेगी, उतना ही ज्यादा फैंग युआन और शैडो सेक्ट आपस में मिलकर काम करेंगे। हेवनली कोर्ट के नजरिए से स्पेक्ट्रल सोल उनका मेन टारगेट था। जब तक वो मर नहीं जाता, वो चैन से नहीं बैठ सकते थे। इस वक्त स्पेक्ट्रल सोल की 9 बॉडी सदर्न बॉर्डर के सुपर ड्रीम रेल्म में फंसी हुई थी। हेवनली कोर्ट कुछ नहीं कर रहा था और कर भी नहीं सकता था। वो सिर्फ दूर से स्पेक्ट्रल सोल को ड्रीम रेल्म में धीरे धीरे मरते हुए देख सकते थे। इसलिए हेवनली कोर्ट का फोकस फैंग युआन और शैडो सेक्ट की बची कुची फोर्सेस पर था। उन्हें स्पेक्ट्रल सोल को बचाने से रोकने के लिए शैडो सेक्ट की बची कुची फोर्सेस, जैसे कि ज़ॉम्बी अलायंस, पहले से हाई फेरी जी वे के भेजे हुए लोगों के हमले का सामना कर रही थी। फैंग युआन उसका करंट फोकस था। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल कोई इशू नहीं था, लेकिन स्प्रिंग ऑटम सकाडा की बात अलग थी। अगर फैंग युआन अतीत में जाकर इतिहास बदल देता तो क्या होता? सेंट्रल कॉन्टिनेंट, अर्थ अबिस की गहराइयों में यिंग वूजी धीरे से होश में आया। क्या हुआ? यिंग वूजी अभी भी बेहोशी में था, लेकिन धीरे धीरे उसकी इल्म के सामने सब साफ होने लगा। उस सब कुछ याद आ गया। शिट, मेन फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल रिफाइन करने में फेल हो गया। अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने के बाद मेरी लक इतनी बढ़ गई थी, फिर भी मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ? ए फ्लैट, मैं सब कुछ हार चुका हूं और मेरी सोल को भी बहुत गहरी चोट पहुंची है। यिंग वूजी का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो परेशान था और हारा हुआ भी। उस समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अचानक आसपास की जगह हिलने लगी। यिंग वूजी का सुपर गू फॉर्मेशन तेजी से एक्टिवेट होने लगा। अरे नहीं, ये किसी विजडम पाथ ग्रेट एक्सपर्ट का डिडक्शन है। सुपर गू फॉर्मेशन का ऑटोमेटिक डिफेंस एक्टिवेट हो गया है। यिंग वू एफजी ने मन ही मन सोचा। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। अब यूएस पर जरा सी भी लाली नहीं बची थी। चैप्टर 1070 राजा को बचाने के लिए वजीर कुर्बान करना। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में कौन यिंग वूजी को डिड्यूस करेगा? यिंग वूजी के दिमाग में सबसे पहला नाम हेवनली कोर्ट का आया। रिमोट एंटिक्विटी इरा से दुनिया की नंबर 1 गू इमॉर्टल फोर्स। वो हेवनली कोर्ट जिसे 3 डेमन वेनरेबल्स भी हरा नहीं पाए। वो हेवनली कोर्ट जिसे इमॉर्टल वेनरेबल्स की 3 जनरेशंस ने लीड किया था। यहां तक कि जब स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल दुनिया में इनविंसिबल था, उसने भी हेवनली कोर्ट पर हमला करने की कोशिश नहीं की। सबसे ऊपर हेवनली कोर्ट। जैसे जैसे सुपर गू फॉर्मेशन चलता रहा, इस अनजान ग्रेट एक्सपर्ट के विजडम पाथ डिडक्शंस का सामना करते हुए पूरा गू फॉर्मेशन गहरी अजीब रोशनी से चमक रहा था और प्रेशर के नीचे टूट रहा था। इतने कम टाइम में ये कौन है जिसने सुपर गू फॉर्मेशन को इतना ओवरवर्क कर दिया है? ऐसा सिर्फ हेवनली कोर्ट का कोई विजडम पाथ ग्रेट एक्सपर्ट हाई कर सकता है। यिंग वूजी का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी पीठ पसीने से भीग गई थी। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के मरने के बाद और जब वो डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ में वापस चला गया, तब से शैडो सेक्ट मौजूद था। 1 लाख सालों में डेवलप होकर बेहतरीन प्लानिंग की वजह से यह अपने पीक पर पहुंचा, लेकिन ईटीएन माउंटेन की लड़ाई के बाद नुकसान बहुत भयंकर था। सिर्फ कुछ बची कुची फोर्सेस हाई रह गई थी। ए फ्लैट स्पेक्ट्रल सोल ड्रीम रेल्म में फंसा हुआ था और आखिरी उम्मीद के तौर पर सिर्फ यंग वूजी बचा था। यिंग वूजी को गहराई से पता था कि उसके कंधों पर कितना भारी बोझ है। अगर यूज डिड्यूस कर लिया गया और टेलीपोर्ट करके बचने के लिए फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल भी नहीं था, तो यूएस पर यकीनन हेवनली कोर्ट के ढेर सारे गो इमॉर्टल्स हमला करेंगे जब तक कि वो मर ना जाए। मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी में बॉडी एक बहुत हाई लाचार सिचुएशन में फंस जाएगी। मेन स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल, सच में मर जाऊंगा। मैं इतिहास बन जाऊंगा। मैं इस किस्मत को काबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं।
यिंग वूजी चिल्लाया। उसने उठने की कोशिश की। उसने अपना पूरा ध्यान और इमॉर्टल एसेंस का सुपर गू फॉर्मेशन में लगा दिया। गू फॉर्मेशन अब थोड़ा स्टेबल होने लगा। अजीब रोशनी पानी की तरह बहने लगी, फॉर्मेशन में घूमती हुई, और टूटिंग की आवाजें भी हल्की हो गईं। जब एक गू इमॉर्टल यूज कंट्रोल करता है तो गू फॉर्मेशन एक बिल्कुल अलग लेवल की पावर दिखा सकता है। पहले इस सुपर गू फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए यंग वूजी नहीं था, लेकिन फिर भी ये फेरी जी वेई के डिडक्शन से बच सकता था। ए फ्लैट यिंग वूजी के सपोर्ट से इसकी ताकत 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई, सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी। लेकिन यंग वूजी की हालत और खराब हो रही थी। वो अभी अभी होश में आया था, उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। क्योंकि गू रिफाइनमेंट फेल हो गया था और उसने अपनी लक बढ़ाने के लिए अपना ट्रम्प कार्ड किलर मूव इस्तेमाल किया था, उसकी सोल को बहुत गहरी चोट लगी थी। जागने के बाद उसने बिना आराम किए सुपर गू फॉर्मेशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उस अपनी चोटों को ठीक करने का वक्त भी नहीं मिला। यिंग वूजी ने कुछ देर तक सुपर गू फॉर्मेशन को कंट्रोल किया। उस चक्कर आने लगे और यिंग के सामने तारे दिखने लगे। उसका शरीर कांप रहा था जैसे वो दोबारा बेहोश होने वाला हो। नहीं, इस सुपर गू फॉर्मेशन को कंट्रोल करना मुश्किल है। हमें विजडम पाथ डिडक्शन से बचना है। मेरी मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च हो रही है, मैं और देर तक इसका सामना नहीं कर सकता। यिंग वूजी का दिल डूब गया। शी न्यू, हे लुलैन, उसने आवाज दी। कोई और रास्ता ना होने पर उसने उन दोनों को सुपर गू फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने का सीक्रेट मेथड बताया और उन्हें कंट्रोल करने दिया। थोड़ी देर बाद वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। मास्टर शीनू बहुत वफादार था। सुपर गू फॉर्मेशन को कंट्रोल कर पाने के बाद उसने देखा कि यंग वूजी की हालत खराब है और जल्दी से गू फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके यंग वूजी को ठीक करने लगा। हे लुलैन, फेरी जी वेई के डिडक्शन से बचने का काम कर रही थी। सिचुएशन फिर से स्टेबल हो गई। यिंग वूजी आखिरकार दोबारा होश में आ गया। उसकी हालत बेहतर थी। जागते ही उसने पूछा, मैं कितनी देर तक बेहोश था? शीनू ने जवाब दिया, 2 दिन और 3 रातें, मास्टर। क्या उन्होंने डिडक्शन रोक दिया? यिंग वूजी ने फिर पूछा। एक बार भी नहीं, ही लुलैन ने ट्रांसमिट किया। यिंग वूजी का एक्सप्रेशन गंभीर था। उसका दिल बिल्कुल नीचे डूब गया। 2 दिन और 3 रातों से बिना रुके डिडक्शन। सामने वाला वाकई हेवनली कोर्ट का कोई विजडम पाथ ग्रेट एक्सपर्ट है। उनका विजडम पाथ अटेनमेंट हेवन ओवरसीइंग टावर लॉर्ड के बराबर हो सकता है। हाय हेवनली कोर्ट। हेवनली कोर्ट की नींव बहुत गहरी थी। यह 3 इमॉर्टल वेनरेबल्स के शासन में रहा था और हिस्ट्री में अनगिनत रैंक 8 गू इमॉर्टल्स इसमें शामिल हुए थे। शैडो सेक्ट ने 1 लाख सालों तक डेवलप किया था। उसके पास एक बड़ी फोर्स थी, लेकिन हेवनली कोर्ट के सामने उसकी नींव बहुत कमजोर थी। शैडो सेक्ट ने 10,000 सालों तक रिसर्च की। उन्हें इत्तेफाक से एक मौका मिला और उन्होंने एक भारी कीमत चुकाकर गद्दार लियान जिवशेंग को हेवनली कोर्ट में भेजा। लेकिन लियन जिवशेंग हेवनली कोर्ट में शामिल होने के बाद ज्यादा इंटेल हासिल नहीं कर पाया। हेवनली कोर्ट के ज्यादातर गू इमॉर्टल्स सो रहे थे। वो बहुत कम हाई एक्टिव होते थे। लेकिन जितनी भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली जिसने हेवनली कोर्ट की ताकत का एक हिस्सा दिखाया, उससे हाई शैडो सेक्ट को बहुत डर महसूस हुआ। सबसे बड़ी चिंता हेवनली कोर्ट का रैंक 9 फेट गू था। यह इमॉर्टल गू सिर्फ रेड लोटस डेमन वेनरेबल के टाइम में डैमेज हुआ था, पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ था। रैंक 9 फेट गू को कोर के रूप में इस्तेमाल करके रैंक 9 इमॉर्टल गू हाउस हेवन ओवरसीइंग टावर के पास एक ऐसी ताकत थी जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो सच में हर चीज पर नजर रख सकता था। फेट से भागने वालों को डिटेक्ट करने की इसकी रंगे पूरे 5 रीजन्स, साथ में व्हाइट हेवन और ब्लैक हेवन तक फैली हुई थी। ये एक हैरान कर देने वाला स्कोप था। दूसरी चिंता यह थी कि हेवनली कोर्ट का ग्रोटो हेवन ट्रिब्यूलेशन से आजाद था, शायद इसलिए क्योंकि उसने 7 टूटे हुए इमेमोरियल हेवंस के ढेर सारे टुकड़ों को निगल लिया था। आखिर में हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स की इमॉर्टल एपर्चर्स के बारे में रिसर्च इतनी गहरी थी कि उसका कोई हिसाब नहीं था। इस मामले में स्पेक्ट्रल सोल भी सिर्फ हैरानी से सांस ले सकता था। कोई भी रैंक 8 गू इमॉर्टल जो हेवनली कोर्ट ज्वाइन करता है, उस सबसे पहले अपना इमॉर्टल एपर्चर कंट्रीब्यूट करना पड़ता था और यूज हेवनली कोर्ट के ग्रोटो हेवन में मिलाना पड़ता था। जब वो हेवनली कोर्ट से बाहर जाते तो उन्हें इमॉर्टल एसेंस और गू वॉर्म स्टोर करने के लिए एक मिस्टिकल फैंटम अपर्चर दिया जाता था। यह मेथड हेवनली कोर्ट के सबसे गहरे राजों में से एक था। यह प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल का काम था। जब रैंक 8 गू इमॉर्टल्स अपने इमॉर्टल एपर्चर्स को हेवनली कोर्ट के ग्रोटो हेवन में फ्यूज कर देते तो वो ट्रिब्यूलेशन से आजाद हो जाते और वो सोकर अपनी जिंदगी के नुकसान को भी धीमा कर सकते थे।
हेवनली कोर्ट 30 लाख साल पहले रिमोट एंटिक्विटी एरा के दौरान बना था। ए फ्लैट तक इसके पास 3 इमॉर्टल वेनरेबल्स के ग्रोटो हेवंस 7 हाई एंड गिनत रैंक 8 गो इमॉर्टल्स के ग्रोटो हेवंस भी थे, जो सब हेवनली कोर्ट में फ्यूज हो चुके थे। इसलिए हेवनली कोर्ट के ग्रोटो हेवन का साइज अनबिलीवेबल था और उसके अंदर इमॉर्टल मटेरियल्स के रिसोर्सेस की मात्रा का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। सिर्फ इन्हीं रिसोर्सेस से हेवनली कोर्ट सेल्फ सफिशिएंट था। यूज 5 रीजन से किसी चीज की जरूरत नहीं थी। ये किसी को नहीं पता था कि हेवनली कोर्ट के अंदर कितने रैंक 8 गू इमॉर्टल्स सो रहे थे या हेवनली कोर्ट में आखिर कितने मेंबर्स थे। लेकिन सिर्फ सोचने भर से हेवनली कोर्ट में छुपी हुई उस भयंकर ताकत को समझा जा सकता था। लेकिन पुराने समय से लाइफ स्पैन गू हाई जिंदगी बढ़ाने का ट्रेडिशनल तरीका रहा है। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स का नींद का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बढ़ाना, इसमें यकीनन कोई ना कोई कमी थी। लेकिन लियन ज्यूशेंग कभी ये पता नहीं लगा पाया कि ये कमी क्या थी। यह स्पेक्ट्रल सोल के सबसे बड़े अफसोस में से एक था। हेवनली कोर्ट के मुकबल 1 लाख साल की नींव वाला शैडो सेक्ट बहुत कमजोर था। शैडो सेक्ट एक आइसबर्ग की तरह था। ज़ॉम्बी अलायंस, जो 5 रीजन्स में फैला हुआ था, वो सिर्फ उस आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा था। ओल्ड मैन यानशी, बोकिंग और पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क आइसबर्ग के नीचे छुपे हुए थे। और जहां तक हेवनली कोर्ट की बात है, वो समुंदर था जिसने यूएस आइसबर्ग को उठा रखा था। समुंदर इतना गहरा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। भले ही आइसबर्ग समुंदर पर तैर रहा था, किसी को नहीं पता था कि समुंदर के अंदर क्या छुपा है या नीचे कौन से खूंखार जीव रह रहे थे। शायद गू इमॉर्टल्स मर चुके थे, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था और ना ही वो पता लगाने वाले थे। हेवन ओवरसीइंग टावर लॉर्ड लियान ज्यूशेंग, बाई चेन टियन, फेरी जीवे, ग्रानी शाह, ये सब रैंक 8 गू इमॉर्टल्स थे जो पिछले कुछ हजार सालों में हेवनली कोर्ट में शामिल हुए थे। समुंदर की गहराई अभी तक नापी नहीं गई थी, ये सब तो बस सतह पर उठने वाली बड़ी लहरें थी। मास्टर, अब हम क्या करें? शीनू ने पूछा। यिंग वूजी गहरी सोच में डूब गया। उसने अपना दिमाग दौड़ाया, बहुत सोचा। इस वक्त फेरी जीवे का डिडक्शन एक लंबे भाले की तरह था जो यंग वूजी और बाकियों को अपनी ढाल सुपरगू फॉर्मेशन उठाकर डिफेंड करने पर मजबूर कर रहा था। भले ही यह पावरफुल था और फेरी जीवे के डिडक्शन को रोक सकता था, लेकिन इस तरह से सुपरगू फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए यिंग वूजी और बाकी सब कुछ और करने से बंद गए थे। और सिर्फ डिफेंड करना बहुत पैसिव था, वो आखिर में हारने ही वाले थे। ये कोई समझदारी का फैसला नहीं था। हेवनली कोर्ट ने मुझे सिर्फ शैडो सेक्ट से निपटने के लिए टारगेट नहीं किया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो फैंग युआन का पीछा करना चाहते हैं। मेरा शरीर ओरिजिनली फैंग युआन का है। एक तरह से मेन यूसेस मुसीबत से बचा रहा हूं। ये बहुत अजीब है कि इस बार मेन फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल रिफाइन करने में फेल हो गया। मेरे पास 10 चांसेस दी और आखिरी वाले में मेरी लक बहुत ज्यादा थी। भले ही मेरी लक बंट गई हो, सक्सेस के चांसेस फिर भी बहुत ज्यादा थे। फैंग युआन इस सिचुएशन में भी अपना रिफाइनमेंट सक्सीड कर गया था। मेरी सिचुएशन उससे कहीं बेहतर थी, फिर भी मैं फेल हो गया। मुझे डर है कि फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल पहले ही किसी ने रिफाइन कर लिया है। अगर ऐसा है तो ये शायद हेवनली कोर्ट हाई है। इस वक्त तक लंग या ब्लेस्ड लैंड में गद्दार सिक्स्थ हेयर ने यिंग वूजी को माफी का एक खत भेजे दिया था। इसलिए यिंग वूजी को फैंग युआन की सिचुएशन की साफ जानकारी थी। लगता है राजा को बचाने के लिए अब मुझे वजीर कुर्बान करना ही होगा। यिंग वूजी का एक्सप्रेशन एकदम पक्का हो गया था। उसने अपने सबोर्डिनेट्स को छोड़कर भागने का मौका हासिल करने का फैसला किया। सुपरगू फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उसकी ऑरा कुछ देर के लिए छुपाई जा सकती थी। फेरी जीवे के डिडक्शंस सुपरगू फॉर्मेशन की तरफ खींच जाएंगे। इस तरह से यिंग वूजी इस बीच भाग सकता था, रीजनल वॉल्स को पार करके सेंट्रल कॉन्टिनेंट छोड़ सकता था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट एक शेर की मान थी। यहां शैडो सेक्ट की बची कुची फोर्सेस बहुत कम थी। इस जगह को छोड़कर बाकी 4 रीजन्स में से किसी में भी जाना यंग वूजी के लिए एक बहुत बड़ी मदद होती। मेन फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल रिफाइन करने में फेल हो गया, लेकिन मैं सिर्फ एक रैंक 6 नीचे के टियर का इमॉर्टल ज़ॉम्बी हूं। मेरे लिए रीजनल वॉल्स पार करना रैंक 7 और 8 के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान है। ए फ्लैट, मैं सिर्फ मेहनत करके 4 रीजन्स में ट्रैवल कर सकता हूं और अपनी बची कुची फोर्सेस को इकट्ठा कर सकता हूं। भले ही हेवनली कोर्ट के पास रैंक 6 फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल हो, वो रैंक 8 गू इमॉर्टल्स यूज इस्तेमाल नहीं कर सकते। हेवन ओवरसीइंग टावर बर्बाद हो चुका है, वो मुझे लोकेट भी नहीं कर सकते। मुझे ये जगह छोड़नी ही होगी। और गू फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 2 रैंक 6 या एक रैंक 7 की जरूरत है।
यिंग वुजी ने सोचा और शीनू को छोड़ने का फैसला किया, अपने साथ ताई बाई यून शेंग और ही लुलन को ले जाते हुए। इन तीनों की वफादारी पर कोई शक नहीं था, खासकर ही लुलन, उसके बाद शीनू और आखिर में ताई बाई यून शेंग। ज्यादा जरूरी वजह यह थी कि उस कई बार रीजनल वॉल्स पार करनी थी। जितना कम कल्टिवेशन लेवल होता, उन्हें पार करना उतना ही बेहतर होता। शीनू का रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल एक बोझ बन जाता। यिंग वुजी ने अपना फैसला किया और यूएस पर अमल किया। शीनू को कोई ऐतराज नहीं था, वो पूरी तरह से वफादार था। उसने तो अपने सारे जमा किए हुए गू वॉर्म्स और अपनी इमॉर्टल एपर्चर में बसी रॉकमैन ट्राइब को भी पूरी तरह से यिंग वुजी को दे दिया। यिंग वुजी का इमॉर्टल एपर्चर एक बेजान जमीन थी। उसने गू वॉर्म्स अपने पास रखे जबकि रॉकमैन ट्राइब को ही लुलन को दे दिया, उन्हें उसके इमॉर्टल एपर्चर में रहने के लिए। हे लुलन और ताई बाई यून शेंग को साथ लेकर और शीनू को ध्यान भटकाने के लिए पीछे छोड़कर यिंग वुजी पीछे हटा। उसका टारगेट सबसे करीबी रीजनल वॉल था। चैप्टर 1071 इमॉर्टल गू बेचना। बूम बूम बूम। बिजली चमकी और बादल गरजे, पत्थर हवा में उड़ गए। धूल के बादल के बीच यिंग वुजी ने अपना मुंह खोला और गुर्राया। उसका गुर्राना कानों से सुनाई नहीं दे सकता था, लेकिन अन पर हमला कर रहे 3 सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स कांप उठे, उनकी आत्माएं भी तेजी से हिल रही थी। अरे नहीं, ये एक सोल पाथ इमॉर्टल किलर मूव है। तीनों सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स ने जल्दी से अपना डिफेंस खड़ा किया। पीछे हटो। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाते हुए यिंग वुजी ने यह कहा और ताई बाई यून शेंग और ही लुलन को साथ लेकर उड़ गया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स जल्द हाई होश में आ गए, लेकिन यंग वुजी और बाकी सब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ये कौन सा सोल पाथ किलर मूव है? कमाल है। अस्पैल, मुझे लगा कि सिर्फ झटकों से ही मेरी सोल बिखर जाएगी। इनकी ऑरा के हिसाब से ये तीनों गू इमॉर्टल्स नॉर्दर्न प्लेन्स के हैं। ये इतने सीक्रेटिव और मिस्टीरियस हैं, आखिर ये है कौन? वो अर्थ अबिस में दिखे, जो हमारे एंशिएंट सोल सेक्ट का इलाका है। क्या उनका उस बड़े गड्ढे से कोई लेना देना है जो पहले हुआ था? तीनों सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स के एक्सप्रेशंस गंभीर थे जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हुए अपने घाव भर रहे थे। मैंने ये इन्फॉर्मेशन सेक्ट को भेजे दी है, वहां से रीइंफोर्समेंट्स आ रहे हैं। पीछा करो। अन सब पर मेरा इमॉर्टल किलर मूव लगा हुआ है, मैं उन्हें सेंस कर सकता हूं, वो बच नहीं सकते। तीनों सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स ने अपने घाव ठीक किए और जल्दी से उनका पीछा करने लगे। कुछ देर पीछा करने के बाद वो सेंसेशन चला गया। लीड कर रहा सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल परेशान हो गया। अजीब है, मेरा इमॉर्टल किलर मूव कुछ साल पहले ही बना था, ये लोगों को ट्रेस कर सकता है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने इसे कैसे खत्म कर दिया? इमॉर्टल गू कई तरह के होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन से किलर मूव्स बनते हैं। गू इमॉर्टल्स के पास कई अलग अलग तरीके होते हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। शायद सामने वाले के पास तुम्हारे इमॉर्टल किलर मूव को काउंटर करने का कोई तरीका हो। यह पॉसिबल है लेकिन अनलाइकली। मेरी राय में हो सकता है ये खत्म ना हुआ हो, बल्कि सिर्फ टेम्पररी सप्रेस कर दिया गया हो। शायद उन्होंने खुद को छुपाने के लिए कोई तरीका इस्तेमाल किया है। तीनों इमॉर्टल्स के लीडर ने कहा, हम उनका पीछा करते हुए यहां तक आए, लेकिन इमॉर्टल किलर मूव का कनेक्शन गायब हो गया। इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। कहीं वो किसी और के इमॉर्टल एपर्चर में तो नहीं घुस गए? एक इमॉर्टल एपर्चर 5 रीजन्स और 9 हेवंस से आजाद एक छोटी सी दुनिया होती थी। जब फेट से भागने वाले ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस में रहते थे, तो वो हेवन ओवरसीइंग टावर के डिटेक्शन से बच सकते थे। अगर यिंग वुजी, जिस पर हमला हुआ था, किसी और के इमॉर्टल एपर्चर में घुस जाता, तो तीनों इमॉर्टल्स के लीडर का इन्वेस्टिगेटिव मेथड काम नहीं करता। लेकिन गू इमॉर्टल वर्ल्ड में किसी और के इमॉर्टल एपर्चर में घुसना बहुत रेयर था। पहली बात, इमॉर्टल एपर्चर एक गू इमॉर्टल के कल्टीवेशन में बेहद जरूरी था, बहुत कम लोग दूसरों को अंदर आने देते। दूसरी बात, इसका एक नुकसान था। गू इमॉर्टल्स के इमॉर्टल एपर्चर्स में उनके अपने डाउ मार्क्स होते थे। किसी दूसरे के इमॉर्टल एपर्चर में घुसने से उनके डाउ मार्क्स आपस में टकराते, वो एक दूसरे को इंटरफेयर, अब्स्ट्रैक्ट या रिजेक्ट और कंज्यूम भी कर सकते थे। असली नुकसान सिचुएशन पर डिपेंड करता था। आमतौर पर एक बड़ा अपर्चर एक छोटे को स्टोर करे तो ज्यादा स्टेबल रहता था। भले ही एक छोटा एक बड़े को स्टोर कर रहा हो, जब तक उनकी ताकत में ज्यादा फर्क ना हो, इमॉर्टल एपर्चर गू इमॉर्टल्स को कंटेन कर सकता था। लेकिन उन्हें किसी ना किसी तरह से नुकसान जरूर उठाना पड़ता। अगर इमॉर्टल एपर्चर को बाहर रखा जाता और वो हेवन एंड अर्थ की से कनेक्ट होता, तो वो 5 रीजन्स की दुनिया का हिस्सा बन जाते। इमॉर्टल एपर्चर कहीं ज्यादा स्टेबल होता और बहुत ज्यादा
या उससे भी ऊपर के कल्टिवेशन लेवल के गू इमोटल्स को कंटेन कर सकता था। अगर इमोटल एपर्चर में घुसने वाले का कल्टिवेशन लेवल बहुत ज्यादा होता और डाउ मार्क्स भी बहुत ज्यादा होते तो वो इमोटल एपर्चर को फटने पर मजबूर कर सकते थे। जैसे इमेमोरियल 9 हेवेंस के फ्रैगमेंट वर्ल्ड्स सिर्फ एक सर्टेन कल्टिवेशन लेवल के लोग हाई यूज एक्सप्लोर कर सकते थे। अगर वो बहुत स्ट्रांग होते तो वो अंदर नहीं जा सकते थे, जबरदस्ती घुसने से वो छोटी दुनिया ही बर्बाद हो जाती। एक खास सिचुएशन भी थी जो इमोटल ज़ॉम्बीज के एपर्चर से जुड़ी थी। सब जानते थे कि एक इमोटल ज़ॉम्बी का इमोटल एपर्चर एक बेजान जमीन होती थी, अंदर का वक्त भरी दुनिया जैसा ही होता था और अंदर की स्पेस लगातार टूट रही होती थी। इसे इमोटल एपर्चर में डाउ मार्क्स का टूटना समझा जा सकता था। ये वो प्रोसेस था जहां वो शरीर में वापस लौट रहे होते थे। इसलिए भले ही एक इमोटल ज़ॉम्बी का डेड एपर्चर एक गू इमोटल में घुस जाए, कोई डाउ मार्क रेजिस्टेंस नहीं होता, बस एक हाई प्रॉब्लम होती कि बेजान जमीन और तेजी से टूटने लगती और डाउ मार्क्स ज़ॉम्बी बॉडी में और तेजी से वापस आते। तीनों इमोटल्स के लीडर ने इस सिचुएशन का अंदाजा लगा लिया था, इसलिए उसने यंग वूजी, ताई बाई यूनशेंग और ही लूलैन तीनों पर अपना इमोटल किलर मूव लगाया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके इमोटल एपर्चर में घुसता, एक आदमी जरूर बाहर रहता और वो डिटेक्ट हो जाता। तीनों इमोटल्स के लीडर के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक ने अपना इमोटल एपर्चर रखा और बाकी दो उसके साथ इमोटल एपर्चर में घुस गए। एक गू इमोटल के लिए अपना इमोटल एपर्चर दोबारा समेटना आसान है, लेकिन उस नीचे रखने में वक्त लगता है, थोड़ी हलचल भी होती है। वो इतनी जल्दी बिना कोई डिस्टर्बेंस किए ये कैसे कर सकते हैं? लेकिन गू इमोटल्स के पास अनगिनत तरीके होते हैं, इस दुनिया में हर तरह के जीनियसेस हैं, शायद उनके पास इमोटल एपर्चर को जल्दी से नीचे रखने का कोई तरीका हो। इस सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमोटल ने बहुत सोचा, लेकिन कुछ भी अहम समझ नहीं पाया। लेकिन इससे उसके एक्शंस पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरा कनेक्शन यहां टूट गया, उनका अंधाधुंध पीछा करने से बेहतर है मैं यहीं रुककर जांच करूं, इलाके को मेंटेन करूं और हमारे सेक्ट के विजडम पाथ गू इमोटल्स को डिड्यूस करने दूं, सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमोटल ने कहा। उसका सुझाव सबको पसंद आया, बाकी दोनों ने बिना कोई ऐतराज किए सिर हिला दिया। वो जा नहीं रहे, लगता है यहीं रुक रहे हैं। सुपर गू फॉर्मेशन के अंदर ताई बाई यूनशेंग ने बाहर देखा और आ भरी। ये तीनों रैंक 7 गू इमोटल्स एंशिएंट सोल सेक्ट से हैं, यहां उस बड़े गड्ढे की जांच करने के लिए भेजे गए हैं। मास्टर, ये खुशकिस्मती थी कि आप बच पाए। प्लीज अपने घाव ठीक कर लीजिए, शीनू ने जोर देकर कहा। हे लूलन खामोशी में डूब गई। यिंग वूजी का एक्सप्रेशन बहुत खराब था, उसने बैठी हुई आवाज में कहा, सोचा ना था कि 3 गो इमोटल्स यहां मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उसने अपने बड़े फायदे के लिए कुर्बानी देने का फैसला किया था, लेकिन सोचा ना था कि निकलने के थोड़ी देर बाद ही यह 3 एंशिएंट सोल सेक्ट के गो इमोटल्स आ गए और उनसे लड़ पड़े। यिंग वूजी और बाकी सब उनसे कमजोर थे, उन्हें सुपर गू फॉर्मेशन में वापस लौटना पड़ा। सुपर गू फॉर्मेशन की आड़ में ही लूलन और दूसरों पर इस्तेमाल किया गया इमोटल किलर मूव अचानक से बेअसर हो गया। एंशिएंट सोल सेक्ट के तीनों रैंक 7 गू इमोटल्स सुपर गू फॉर्मेशन के ऊपर उड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि सुपर गू फॉर्मेशन एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, उसने न सिर्फ उन्हें छुपा लिया बल्कि उनकी सारी ऑरा भी छुपा दी। एक फैंटम फॉर्म में होने के कारण इसका कोई फिजिकल स्टेट नहीं था और तीनों सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमोटल्स कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाए। ए फ्लैट क्या करे? हे लूलैन ने मन ही मन सोचा, यिंग वूजी को एक सवालिया नजर से देखते हुए। यिंग वूजी ने अपना चेहरा घुमा लिया, उसकी नजर अनिश्चित रूप से भटक रही थी। सोचने के बाद उसने अपना मन बना लिया, उसने दांत पीसते हुए कहा, इस लाचार सिचुएशन में मैं सिर्फ यही कर सकता हूं। एक पल बाद ट्रेजर येलो हेवन में रोशनी का एक स्तंभ आसमान में उठा, वो मोटा और बड़ा था और जैसे ही वो दिखा उसने अनगिनत नजरों को अपनी तरफ खींच लिया। ये कैसा खजाना है जिससे इतनी कमाल की रोशनी निकल रही है? इमोटल गू, ये एक इमोटल गू है। कोई फिर से इमोटल गू ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रेजर येलो हेवन का इस्तेमाल कर रहा है? कितना शाही खर्च है ये? अनगिनत विल्स और गू इमोटल्स जो वहां मौजूद थे इस बारे में बात कर रहे थे। इस जाने पहचाने मंजर ने उन्हें पहले की याद दिला दी जब लंग या लैंड स्पिरिट ने ट्रेजर येलो हेवन का इस्तेमाल करके फैंग युआन को उसका स्वॉर्ड पाथ इमोटल गू भेजा था। लेकिन जल्द ही लोगों के बीच हंगामा फूट पड़ा। गू इमोटल की विल ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया, यह इमोटल गू खुलेआम बेचा जाएगा, कोई भी इसे खरीद सकता है, लेकिन उन्हें इसके बदले में इमोटल गू से एक्सचेंज करना होगा या ट्रेड के लिए लिस्ट में दिए गए इमोटल मटेरियल्स को इकट्ठा करना होगा। सारे गू इमोटल्स हिल गए।
इमॉर्टल गू के बदले इमॉर्टल गू एक्सचेंज करना आम बात थी, और ये इमॉर्टल गू के लेन देन का लगभग इकलौता तरीका भी था। लेकिन ये सोचना कि ये ट्रांजैक्शन इमॉर्टल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके भी किया जा सकता है, ये हैरान करने वाली और अचंभित करने वाली बात थी। एक झटके में पूरा ट्रेजर येलो हेवन अफरा तफरी में आ गया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, ईस्टर्न सी, वेस्टर्न डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स, सदर्न बॉर्डर, पांचों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स ने इस इमॉर्टल गू के प्रति गहरी दिलचस्पी दिखाई, खासकर जब उन्हें एहसास हुआ कि लिस्ट में दिए गए इमॉर्टल मटेरियल्स अजीबो-गरीब नहीं थे। जब तक वो इमॉर्टल मटेरियल्स इकट्ठा करके इस इमॉर्टल गू के लिए एक्सचेंज करते, उन्हें फायदा ही होता। वक्त गुजरता गया, अचानक हुए इस इमॉर्टल गू ट्रांजैक्शन ने ट्रेजर येलो हेवन में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। और भी गू इमॉर्टल्स ने इसके बारे में सुना और अपना ध्यान यहां लगाया, कीमत पूछने लगे। कीमत बहुत मुनासिब थी, अनगिनत गू इमॉर्टल्स का दिल पिघल गया। यिंगवुजी ये देखकर ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। इस इमॉर्टल गू का बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। इमॉर्टल गू आमतौर पर नहीं बेचे जाते थे, क्योंकि गू रिफाइन करना मुश्किल था और इमॉर्टल गू यूनिक होते थे, यहां तक कि इमॉर्टल मटेरियल्स के 100 हिस्से भी गू को सफलता से रिफाइन नहीं कर पाते थे। लेकिन यंगवुजी मजबूर था, उसके पास इमॉर्टल गू बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके दिमाग में इमॉर्टल किलर मूव्स और इमॉर्टल गू रेसिपीज दी, ये सब यूज स्पेक्ट्रल सोल की विल ने रिवर ऑफ टाइम में रेड लोटस के अंदर दिए थे। क्योंकि स्प्रिंग ऑटम सकाडा में ली जा सकने वाली विल सीमित थी, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से चुना गया और यंगवुजी को दिया गया। ये सब कुछ कीमती था और इसकी बहुत वैल्यू थी। वो ये सब नहीं बेच सकता था, ये सब उसकी में बॉडी को बचाने में काम आने वाले थे। अगर वो बेचे जाते तो उसके राज खुल जाते, उन्हें बेचा नहीं जा सकता था। वो ये चीजें नहीं बेच सकता था और उसके कल्टिवेशन रिसोर्सेज इमॉर्टल मटेरियल्स के बदले एक्सचेंज हो चुके थे, जो फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को रिफाइन करते वक्त इस्तेमाल हो गए। टैब, यिंगवुजी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो था इमॉर्टल गू बेचना। उसके पास काफी इमॉर्टल गू थे, उनमें से ज्यादातर फैंग युआन के थे। वो फैंग युआन के इमॉर्टल गू में से एक बेच रहा था, आयरन क्राउन ईगल स्ट्रेंथ गू। मौजूदा गू इमॉर्टल वर्ल्ड में भले हाई स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल्स रेयर, इस इमॉर्टल गू ने फिर भी बहुत ध्यान खींचा। क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा नहीं थी, बहुत से रैंक 6 गू इमॉर्टल्स जिनके पास इमॉर्टल गू नहीं था, इसका खर्च उठा सकते थे। जैसा मैंने सोचा था, पहले इस आयरन क्राउन ईगल स्ट्रेंथ गू को बेचकर हंगामा मचाऊंगा, ताकि बाद में जब मैं दूसरे इमॉर्टल गू बेचूं तो कीमतें बढ़ा सकूं। यिंगवुजी ने मन हाई मन हंसा। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, हेवनली कोर्ट। फेरी जी वे, क्या तुम्हें ट्रेजर येलो हेवन की सिचुएशन के बारे में पता है? ग्रानी शाह ने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके फेरी जी वे से पूछा। फेरी जी वे फैंग युआन की लोकेशन डिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस नहीं पता था कि फैंग युआन की आत्मा और शरीर अलग हो चुके थे। उसके ज्यादातर डिडक्शंस यिंगवुजी पर फोकस दी, जो उसके सबसे करीब था। फैंग युआन लैंग या ब्लेस्ड लैंड के अंदर था और उनके बीच 2 रीजनल वॉल्स थी, यूज डिड्यूस करने की उसकी क्षमता बहुत कम थी। ग्रैनी शाह का रिमाइंडर मिलने के बाद फेरी जी वे मुस्कुराई, उसने अपना डिडक्शन रोका। ट्रेजर येलो हेवन में आयरन क्राउन ईगल स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू बेच रहा है और वो बदले में फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल जैसे स्पेस पाथ इमॉर्टल गू चाहता है। लगता है फैंग युआन बुरी तरह से फंस चुका है, उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अफसोस की बात है, अगर कोई और होता तो ट्रेजर येलो हेवन को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। लेकिन हेवनली कोर्ट एक एक्सेप्शन है। खजाना खोलो, मेन ट्रेजर येलो हेवन की हेवनली स्पिरिट से एक ट्रांजैक्शन करने जा रही हूं। ट्रेजर येलो हेवन की हेवनली स्पिरिट बेहद घमंडी थी और बहुत कम ही सामने आती थी। वो हेवनली कोर्ट को भी इग्नोर करती थी और एक बार एक वेनरेबल की धमकी के आगे झुकने के बजाय मरने के लिए तैयार हो गई थी, जिससे वो लाचार हो गए थे। इतना बड़ा हेवनली कोर्ट ट्रेजर येलो हेवन को यंगवुजी को ट्रांजैक्शन करने से रोकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था, ये नामुमकिन था। लेकिन फेरी जी वे इस मामले में बहुत कॉन्फिडेंट थी। चैप्टर 1072 नाई शैंक क्लैन लीडर सदर्न बॉर्डर। शैंक लियांग माउंटेन। सूरज आसमान में ऊंचा था, तेजी से चमक रहा था। शैंक लियांग माउंटेन पर बहुत सारे लोग द माहौल में उत्साह था। रैंक 4 पीक स्टेज गू मास्टर शांग बुली पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, लगभग सबका ध्यान उसकी तरफ था। भले ही शांग बुली एक अनुभवी वेटरन था, इस वक्त वो परेशान महसूस कर रहा था, क्योंकि अभी शांग क्लैन का समारोह था, जिसका बहुत बड़ा महत्व था। हर तरह के लोग इसमें शामिल हो रहे थे, टाई क्लैन, यी क्लैन, वू क्लैन, हु क्लैन,
और साउदर्न बॉर्डर की बाकी सभी सुपर फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स, यहां तक कि डिमोनिक पथ के एक्सपर्ट्स और अकेले कल्टिवेटर्स भी यहां थे। सदर्न बॉर्डर के सभी एलीट्स इसके लिए इकट्ठा हुए ये एक बड़ा इवेंट था। शैंग क्लैन बाकी सुपर फोर्सेस से अलग था, इसकी वजह थी शैंग क्लैन की बैटल स्टेज पॉलिसी। बाकी सुपर फोर्सेस के बैटल स्टेजेस उनके क्लैंसमैन के लिए थे, जबकि शैंग क्लैन का बैटल स्टेज डिमोनिक कल्टिवेटर्स और अकेले कल्टिवेटर्स को भी ले सकता था। शैंग क्लैन की नींव ट्रेडिंग पर टिकी थी, इसका मेन बेस शैंगलियांग माउंटेन था। सौदे किसी के भी साथ किए जा सकते थे। यह राइचस पाथ, डिमोनिक पाथ और अकेले कल्टिवेटर्स को जोड़ने वाला सबसे बड़ा कनेक्टर था। यह सिर्फ गू मास्टर्स के बीच नहीं था, यही बात गू इमॉर्टल वर्ल्ड पर भी लागू होती थी। शैंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स आमतौर पर राइचस पथ और डिमोनिक पथ के ट्रांजैक्शंस के बीच के मिडलमैन होते थे। शांग बुली को देखकर शैंगलियांग माउंटेन पर मौजूद अनगिनत गू मास्टर्स समझ गए कि शैंग क्लैन का यह समारोह शुरू होने वाला है। पूरा शैंगलियांग माउंटेन शांत हो गया। शांग बुली को अपने ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की और जोर से ऐलान किया, शैंग क्लैन के लीडर की ताजपोशी का समारोह शुरू किया जाए। अगले हाइपैल शानदार संगीत बजने लगा, अनगिनत पक्षी और मोर उड़ने लगे, आसमान से सुनहरे फूलों की बारिश होने लगी। ये एक शानदार मंजर था। शैंगलियांग माउंटेन के अंदर से एक लंबा साफ इंद्रधनुष का रास्ता बाहर की तरफ फैला। एक शानदार कपड़ों में सजी लड़की उस साफ इंद्रधनुष के रास्ते पर चलती हुई सबके सामने आ गई। उसके रेशमी काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसकी भौहें धुएं की तरह पतली थी, उसकी एड़ी चांद की तरह साफ। उसकी स्किन बर्फ जैसी सफेद थी और उसके बाल बंधे हुए एक खूबसूरत ड्रेस पहने वो धीरे धीरे चल रही थी। वो थी शैंग शिनसियाई। एक पाल में अनगिनत गू मास्टर्स ने अपनी सांसें रोक ली। कितनी खूबसूरत है! ये है शैंग क्लैन की अगली क्लैन लीडर। ये औरत इतनी खूबसूरत है, सच में एक परी जैसी लगती है। ये कौन है? सभी चर्चा कर रहे थे और शोर मचा रहे थे, लेकिन ये सारी आवाजें उस शांत संगीत में डूब गईं जो बज रहा था। पहाड़ की चोटी पर मौजूद सभी सुपर फोर्सेस के अहम मेहमान, साथ हाई डिमोनिक पाथ और अकेले कल्टिवेटर्स के एक्सपर्ट्स, सभी शैंग शिनसियाई को आते हुए देख रहे थे और आपस में अपने विचार ट्रांसमिट कर रहे थे। ये औरत शांग यानफी की नाजायज बेटी है। उसकी ज्यादा रेपुटेशन नहीं है, उसका एप्टीट्यूड कम है और उसका कल्टिवेशन लेवल भी कम है, लेकिन आखिर में वो शैंग क्लैन की नई क्लैन लीडर बन गई। किस्मत सच में लोगों के साथ खेलती है। अजीब, बहुत अजीब। यीटियन माउंटेन की लड़ाई के दौरान अनगिनत हीरो और विजेता मारे गए। सदर्न बॉर्डर की सभी फोर्सेस पर बहुत गहरा असर पड़ा, पावर बैलेंस बहुत बदल गया। और यीटियन माउंटेन भी यूएस लड़ाई के बाद सदर्न बॉर्डर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया है। शैंग शिनसियाई धीरे धीरे यूएस साफ इंद्रधनुष के रास्ते पर चली। सबकी निगाहों के नीचे उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। वो धीरे धीरे ऊपर उठी, शैंगलियांग माउंटेन की चोटी से आसमान की तरफ बढ़ती हुई। आसमान में बादल इकट्ठा हो गए, रोशनी तेजी से चमक रही थी, एक सिंहासन में बदल गई। सबने अपना सिर उठाकर देखा। शैंग शिनसियाई का इस वक्त एक अलग ही और शांत स्वभाव था। आज सदर्न बॉर्डर के गू मास्टर वर्ल्ड में तुम हाँ एकलौती मेन कैरेक्टर हो, शैंग किंग ने धीरे से कहा। शैंग क्लैन की एक सीनियर फीमेल इमॉर्टल होने के नाते वो ही थी जिसने अकेले हाई शैंग शिनसियाई को शैंग क्लैन का लीडर बनने में सपोर्ट किया था। शैंग शिनसियाई शैंग क्लैन लीडर बनी। किसी भी गड़बड़ से बचने के लिए शैंग किंग ने खुद को छुपा रखा था और बैकग्राउंड में रहकर सिचुएशन को कंट्रोल कर रही थी। यीटियन माउंटेन की लड़ाई के बाद सदर्न बॉर्डर पिछले कई सौ सालों की सबसे बड़ी उथल पुथल में गिर गया है। क्या ये लड़की सच में शैंग क्लैन को लीड कर सकती है और स्टेबिलिटी बनाए रख सकती है, या यूज एक्सपेंड कर सकती है? शैंग टैनमो ने पूछा। वो एक नौजवान की तरह दिखता था। उसने नीले रंग का चोगा पहना हुआ था और पतला था। वो शैंग शिनसियाई को गहरी शक और जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहा था। शैंग किंग मुस्कुराई। हर जनरेशन के क्लैन लीडर्स अनुभव हासिल करके ही तैयार हुए हैं। मैंने शैंग शिनसियाई को इसलिए चुना क्योंकि उसकी काबिलियत नहीं, बल्कि उसका दिल और उदारता है। उसके गुण एक फायदा हैं जो उसे एक अनोखा करिश्मा देते हैं, जो आज की दुनिया में बहुत हाई रे है। पहाड़ की चोटी पर देखो, उसके सारे सबॉर्डिनेट्स खुशी से रो रहे हैं। वो शैंग शिनसियाई के प्रति इतने वफादार और विश्वास करते हैं। जबकि सच ये है कि जिन लोगों को उसने अपने पास रखा था, उनके बैकग्राउंड्स अलग अलग थे। वो एक अजीब सा झुंड थे, लेकिन अब सब एक साथ हैं। ओह! शैंग टैनमो ने ये सुना और प्रभावित हुआ।
वो जानता था कि शांग किंग ने इस लड़की को क्लैन लीडर सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी की वजह से नहीं चुना, बल्कि उसने वक्त के साथ कुछ ऑब्जर्वेशंस और विचार भी किए थे। उसने शांग किंग के इशारे का पालन किया और नीचे देखा। सोचा ना था कि मेरी लेडी एक दिन शांग क्लैन लीडर बनेगी। सोब सोब सोब। मिसी, हमने आखिरकार दिखाया। सियोडाई खुशी से रो रही थी। वो शांग शिनसियाई की विश्वासपात्र नौकर थी। जब वो जांग क्लैन में थे, वो कभी अलग नहीं होते थे। वो उसके साथ कारवां में शांग क्लैन सिटी तक आए। उन्होंने हर सुख दुख साथ झेला था। उसकी वफादारी बेजोड़ थी। मास्टर, अगर आपको डूर ऑफ लाइफ एंड डेथ के अंदर इस बारे में पता चलेगा तो आप बहुत खुश होंगे। यंग मिस आपके बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। वो यकीनन शांग क्लैन को एक नया भविष्य दे सकती है। नौकर सियोलैन की आंख में आंसू थे। वो एक अनाथ थी जिसे शांग यानफी ने बचपन में गोद लिया था। वो काबिल थी और शांग शिनसियाई को शांग यानफी ने हाय दिया था। ए फ्लैट जब शांग यानफे ये टियन माउंटेन पर मर गया था, उसकी शांग यानफी के प्रति सारी वफादारी शांग शिनसियाई पर ट्रांसफर हो गई थी। जो क्वान खामोश था। वो जो क्लैन का लीडर था, उसका रवैया घमंडी था और वो खुद को बहुत बड़ा समझता था। जो क्लैन के बर्बाद होने के बाद वो एक आवारा था। शांग क्लैन इनर सिटी में एक दुकान खोलकर गुजारा कर रहा था। बाद में फैंग युआन ने यूज शांग शिनसियाई के सबॉर्डिनेट बनने पर मजबूर कर दिया। शांग शिनसियाई को बादल के सिंहासन पर बैठते देख जो क्वान की निगाहें खोसी गई। इस पल उसने फैंग युआन के बारे में सोचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। काले और सफेद डीमंस, क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? ए फ्लैट जब यंग मिस शांग क्लैन लीडर है, मेरे झू क्लैन के दोबारा उठने की उम्मीद है। लेकिन जल्द ही जो क्वान ने फिर से सोचा, नहीं, क्लैन को दोबारा जिंदा करना इंतजार कर सकता है। भले हाई यंग मिस एक क्लैन लीडर है, अंदर के खतरे बहुत बड़े हैं। उसकी सिचुएशन स्टेबल नहीं है। मेन यूज ऐप कैसे छोड़ सकता हूं जब उस अपने सबॉर्डिनेट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है? जो क्वान इस बड़े समारोह से बहका नहीं। उसने शांग बुली और वान कियानशन की तरफ देखा। जब शांग यानफेई शांग क्लैन लीडर था, उसके पास 5 काबिल सबॉर्डिनेट्स थे। उन्हें शांग क्लैन के 5 ग्रेट जनरल्स कहा जाता था। यी टियन माउंटेन की लड़ाई के बाद शांग क्लैन के 5 ग्रेट जनरल्स में से सिर्फ 2 ही बचे थे, वो द शांग बुली और वान कियानशान। पहले वाला शांग क्लैन का गुलाम व्यापार संभलता था, जबकि दूसरा रिसोर्स इकट्ठा करने का काम देखता था, जैसे माइनिंग, जड़ी बूटी इकट्ठा करना, शिकार करना और दूसरे काम। शांग सरनेम वाला शांग क्लैन का रिप्रेजेंटेटिव था, जबकि दूसरा वैन सरनेम वाला एक एक्सटर्नल एल्डर था। वो शांग क्लैन के एक्सटर्नल गू मास्टर्स के एफए एडन को रिप्रेजेंट करता था। इन 2 एक्सपर्ट्स के होते हुए यंग मिस की शांग क्लैन में अंदरूनी सिचुएशन सच में खराब है। वो कमजोर है जबकि वो मजबूत हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो उस चुपके से कब्जा करके एक कठपुतली लीडर बना दें। यंग मिस का स्टेटस यूज हर क्लैंसमैन का सपोर्ट हासिल करने नहीं देगा। आखिर वो एक नाजायज बेटी है। अंदर की प्रॉब्लम्स चिंताजनक हैं, लेकिन बाहरी प्रॉब्लम्स और भी खराब हैं। हर तरफ खतरा मंडरा रहा है। यी टियन माउंटेन की लड़ाई में बहुत सारे लीडर्स और एक्सपर्ट्स मर गए। सब कुछ बदल रहा है। बिना मालिक के रिसोर्सेज के लिए दोबारा लड़ाई हो रही है। यंग मिस के पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या असली सामान, अपने भाई बहनों के मुकाबले। और उस क्लैन के बाहर के मामलों से भी निपटना है। और इस नाजुक मोड़ पर लेडी वेई भी उस छोड़कर जा रही है। ये सोचते हुए जो क्वान ने अपने पास खड़ी फीमेल गू मास्टर वेदशिन की तरफ देखा। वो बहुत नाखुश महसूस कर रहा था। वो शांग शिनसियाई का चीफ स्टीवर्ड था। उस बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता थी। वेदशिन, वे क्लैन लीडर की पत्नी थी। वो गार्ड्स ट्रेन करने में माहिर थी और प्रेग्नेंट थी। उसका मकसद अपने पति के इकलौती खून को बचाना था। क्योंकि फैंग युआन ने उसकी कमजोरी को टारगेट किया, उस धमकाया, वो आखिर में शांग शिनसियाई के पास चली गई और उसने यूज एलीट गार्ड्स की एक टुकड़ी तैयार करने में मदद की। साथ ही वो शांग शिनसियाई के गार्ड्स की लीडर बन गई। लेकिन अब उसने बच्चे को जन्म दे दिया था। उसने सफलतापूर्वक अपने पति के वंश को आगे बढ़ाया था। क्योंकि वो हमेशा सबके सामने रहती थी, उसके भाई वेई शेनजिंग को पता चल गया। उसने एक खत भेजा और वेईदशिन से उसके साथ वू क्लैन की सेवा करने का आग्रह किया। वेईदशिन का मन पिघल गया। आखिर वो शांग शिनसियाई के प्रति वफादार नहीं थी। यूज फैंग युआन ने धमकाया था और उसके पास इस वक्त कोई चारा नहीं था। लेकिन झू क्वान को यह नहीं पता था कि जब वो सिचुएशन के बारे में चिंता कर रहा था, वेईदशिन भी बहुत चिंतित थी। जो क्वान कभी एक क्लैन का लीडर था, उसके पास बड़ी तस्वीर देखने का एक अच्छा नजरिया था।
वे द शिन भी वैसी ही थी। वो एक क्लैन लीडर की पत्नी थी। वो सियो लैन और सियो डाई से आगे का देख सकती थी। शांग यानफेई मार चुका है। शांग क्लैन से मेरी दुश्मनी फीकी पड़ गई है। भले ही मुझे यूएस वक्त काले डेमन ने मजबूर किया था और मुझे यंग मिस की सेवा करनी पड़ी, लेकिन इतने लंबे समय के बाद मैं यूं समझने लगी हूं। यंग मिस एक अच्छी इंसान है। इस दुनिया में बहुत कम अच्छे लोग हैं। छोटे भाई, मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आ सकती। तुम वो क्लैन में एक छुपी हुई एल्डर हो। भले ही तुम्हें अलग थलग किया जाता है, तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित है। लेकिन यहां यंग मिस के साथ हर तरफ खतरा मंडरा रहा है। वेद शिन ने मन हाय मन आ भरी। लेकिन चाहे जो भी हो, यंग मिस का स्टीवर्ड होने के नाते मुझे उसके भले के लिए सोचना होगा। अभी यूज मैनपावर की जरूरत है। 3 डेमोनिक पाथ भाई, जोंग तू, जोंग हुओ और जोंग फंग को रुकना ही होगा। हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। जो क्वान ने 3 लोगों की तरफ देखा जब उसकी ऊँग में चमक आई। चाहे जो भी हो, यंग मिस की पर्सनल गार्ड होने के नाते मुझे उसके हितों के बारे में सोचना होगा। शांग यानफेई मार चुका है। शांग क्लैन के पास सिर्फ 2 जनरल्स बचे हैं। हमें उन्हें उसे एक मुखौटा बनाने से रोकना होगा। हमें नया खून लाना होगा। सियो यान एक बेहतरीन चॉइस है। ना सिर्फ उसके पास कमाल की बैटल स्ट्रेंथ है, बल्कि वो वे यांग को आइडोलाइज करता है। काले और सफेद डीमंस की वजह से वे यांग का यंग मिस के साथ अच्छा रिश्ता था और सियो यान भी उनके करीब था। वेद शिन ने भीड़ में खड़े सियो यान की तरफ देखते हुए प्लान बनाया। आसमान में शांग शिनसियाई ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू किया। उसकी स्पीच संक्षेप में थी, लेकिन उसमें गहरा मतलब था। लोग यूएस पर सोच विचार कर रहे थे। ये उसने खुद तैयार नहीं किया था। वेद शिन और झू क्वान ने उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी। स्पीच खत्म होने के बाद तालियों और नारों की एक बड़ी लहर उठी। शांग शिनसियाई धीरे धीरे सबकी नजरों से ओझल हो गई। लेकिन ताजपोशी का समारोह अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद एक दिन और रात का जश्न होना था। शराब और खाने के साथ गाने बजने द, ताकि सभी हीरोज की मौत से पैदा हुई उदासी और निराशा को दूर किया जा सके। आसमान से गायब होने के बाद शांग शिनसियाई सीधे इनर सिटी के मैंशन में प्रकट हुई। बहुत थक गई। जब उस कोई नहीं देख रहा था, उसने आराम किया और अपने दिमाग में गहरी थकान महसूस की। लेकिन वो जानती थी कि अभी आराम करने का वक्त नहीं था। उसने अपने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपने सहायकों को बुलाया। सियो लैन, सियो डाई, वे द शिन, जो क्वान, जोंग टू, जोंग ह्यूओ और जोंग फंग। शांग शिनसियाई को कुछ इंतजाम करने थे। ये फैन सड़क पर चल रहा था। उसकी एयर तेजी से चमक रही थी। वो एक प्रभावशाली ऑरा के साथ चल रहा था। जब से उसने खतरे में पीछे न हटकर शांग शिनसियाई का बचाव किया था, यूज फीमेल इमॉर्टल शांग किंग की मंजूरी मिल गई थी। उसे एक शानदार विरासत और कई गू वॉर्म्स दिए गए थे। ये फैन परेशान था क्योंकि उसके पास कल्टिवेशन गाइडेंस नहीं थी। ये विरासत मिलने के बाद उसके हराइजन्स बढ़ गए। यूज ऐप गू वॉर्म्स की कमी नहीं थी। उसका भविष्य उज्जवल था। यूज शांग शिनसियाई का जीवन दाता माना जाता था। वो उसके मैंशन में बिना किसी रोक टोक के घुस सकता था। सोचा ना था कि लेडी शिनसियाई शांग क्लैन लीडर बन गए। लेकिन एक क्लैन लीडर होना आसान नहीं होगा। शांग क्लैन का लीडर होना तो दूर की बात। मैं ये फैन उस कैसे छोड़ सकता हूं? शांग शिनसियाई के बारे में सोचते हुए ये फैन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में शांग शिनसियाई के लिए फीलिंग्स पैदा हो रही थी, लेकिन उस नहीं पता था कि वो उसके बारे में क्या महसूस करती है। वो जानता था कि शांग शिनसियाई अपने मैंशन में है। वो बिना बुलाए आ गया था। वो करीब था। आखिरी दरवाजा उसके ठीक सामने था। वो लेडी शिनसियाई को फिर से देख सकता था। ये फैन के कदम और तेज हो गए। वो दरवाजे पर खड़ा हुआ। उसने अपनी पीठ सीधी की और अपने कपड़े ठीक किए। वो दरवाजा खटखटाने ही वाला था। उसने अंदर से शांग शिनसियाई की आवाज सुनी, सब मेरी बात सुनो। क्लैन लीडर बनने के बाद एक चीज है जो मैं सबसे पहले करना चाहती हूं। ये बहुत वक्त से मेरे दिल पर बोझ बनी हुई है। मेन शैंग क्लैन की ताकत का इस्तेमाल करके काले डेमन भाई फैंग झेंग का अरेस्ट वारंट हटवाना चाहती हूं। ऑफ कोर्स, उसमें बहन सफेद डेमन भी शामिल है। ये फैन हैरान रह गया। उसकी उंगली जो दरवाजा खटखटाने वाली थी, हवा में ही जम गई। शांग शिनसियाई अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रही थी, जबकि शांग किंग और दूसरे गू इमॉर्टल्स लिविंग ट्रेजर ब्लेस्ड लैंड में सदर्न बॉर्डर के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। लिविंग ट्रेजर ब्लेस्ड लैंड शैंग क्लैन का पब्लिक ब्लेस्ड लैंड था, उनका बेस कैंप। यह सदर्न बॉर्डर की मेन वर्ल्ड में स्थित था। यह बहुत स्टेबल था और गू इमॉर्टल्स को अंदर आने दे सकता था।
इस ब्लेस्ड लैंड का दरवाजा लिविंग ट्रेजर दूर था, इसका पसंदीदा काम नाक में उंगली डालना था। ये टियन माउंटेन की लड़ाई खत्म हो चुकी है, सदर्न बॉर्डर का गू इमॉर्टल वर्ल्ड अगले कुछ दशकों तक उथल पुथल और अशांति में रहेगा। शैंक क्लैन के पहले सुप्रीम एल्डर ने कहा। उसने चारों तरफ देखा, आगे कहते हुए, अभी हमारे क्लैन के सामने 3 मामले हैं। पहला, ज़ॉम्बी अलायंस पांचों रीजन से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है, यही हाल सदर्न बॉर्डर के ज़ॉम्बी अलायंस ब्रांच का भी है। उन्होंने बहुत से रिसोर्सेस पर कब्जा कर रखा था, शैंक क्लैन उन्हें लड़ सकता है। दूसरा, ये टियन माउंटेन को एक विशाल ड्रीम रेल्म ने धक लिया है। हम राइचस पाथ फोर्सेस मिलकर इस जगह की नाकेबंदी कर रहे हैं, रिसर्च करते हुए डिमोनिक पाथ या अकेले इमॉर्टल्स को अंदर आने से रोक रहे हैं। तीसरा, ये टियन माउंटेन का चौंका देने वाला गैम्बलिंग कॉन्टेस्ट बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया, लेकिन ट्रेजर येलो हेवन के अंदर बहुत सारे कल्टिवेशन रिसोर्सेज बचे हुए हैं। इस गैम्बलिंग कॉन्टेस्ट का एकलौता जिंदा पार्टिसिपेंट गू इमॉर्टल गुआलाव इन रिसोर्सेज का एकलौता वारिस है। हमें उस अपने कंट्रोल में लेना होगा। शैंक क्लैन के सभी गू इमॉर्टल्स ने सिर हिलाया। पहले सुप्रीम एल्डर द्वारा बताए गए तीनों मामले अब सदर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल वर्ल्ड के सबसे बड़े मामले द अनगिनत लोग इनके बारे में चिंतित थे। मेन ट्रेजर येलो हेवन पर ध्यान दे रही थी, सच कहूं तो। शैंक किंग बोलने हाई वाली थी कि अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसने हैरानी से कहा, क्या हुआ? ट्रेजर येलो हेवन बैंड हो गया। चैप्टर एंड।